अगर कोई बंदा किसी को कत्ल करता है या किसी को छुरी मारता है, तो जब उस बंदा वो पकड़ा जाता है मुल्ज़म, तो जब उसका रिमांड होता है तो रिमांड के दौरान वो जो छुरी या वो जो पिस्टल है या वो जो बंदूक है वो बरामद होती है एज ए वेपन ऑफ ऑफेंस, जिसको आला वारदात कहते हैं। तो कुत्ते ने हमें ज़ख्मी कर दिया, तो वो ज़ख्मी हालत में थी दोनों। तो फिर मैंने उनका मेडिकल करवा के तो वो उस बंदे के खिलाफ जो बदमाश था उसके खिलाफ पर्चा दर्ज करवा दिया, और उसमें क्योंकि कुत्ते का जिक्र था, वो कुत्ता जो है वो वेपन ऑफ ऑफेंस था। और फिर उसने उसको कुत्ते को भी पकड़ा, उसको बाकायदा उसका एक डाला जो अपनी मिसल में उसकी एंट्री डाली, तो उसके बाद फिर उसने बंद कर दिया अपने थाने में। जी मेरे पुत्तो दियो पोते पोते मैं तो अपना बाबा दी ना की हालत तो ठीक ठाक सब खैर। और फिर उसके बाद एक वो एंटर होती है उसमें ताई बरकते बीबी, तो वो ताई बरकते बीबी के ये है कि जी मैं तरफ जी मैं थोड़ी ताई बरकते बीबी की हाल है, मैं तरफ तब नु अस्सलाम वालेकुम जी पुत मैं मुक्ता नहीं देखो बाबा दी ना तू कैसी रौनक लाइया होइयां। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयान सरवर और आप देख रहे हैं तुम पाकिस्तान। नाज़रीन, आज मेरे साथ एक ऐसे वकील, ऐसे कानूनदान मौजूद हैं जो मल्टी टैलेंटेड है, मल्टी काम करते हैं। हमने पहले इनकी जब हिस्ट्री सुनी तो हम तो हैरान रह गए थे कि ये ऐसे भी वकील हैं जिन्होंने इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी जेल में भेजा। सर आप मुझे ये बताएं कि हमने इंसानों को जेल जाते हुए, दफात लगते हुए, केस बनते हुए देखे बहुत सारे हैं, लेकिन जानवरों पे केस कौन सा बनता? पाकिस्तान में भी कोई ऐसा लॉ है जो जानवरों को भी अंदर भेज सकता है? जी इसमें यह है कि बिल्कुल कानून मौजूद है इसमें। कानून ये है कि अगर कोई इंसान जुर्म करता है तो उसके खिलाफ पर्चा दर्ज होता है रेलिवेंट जो सेक्शन जो ताज़ीरात पाकिस्तान है उसके मुताबिक। और ताज़ीरात पाकिस्तान के अलावा भी बहुत सारे एक्ट्स हैं, जैसे पीका एक्ट है जो पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट है। अगर किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज करता है, फेसबुक पे, तो वो मुख्तलिफ जो सेक्शन लगते हैं तो वो जेल जाता है इंसान। जो जानवर हैं उनके बारे में ये है कि अगर कोई जानवर, कोई कुत्ता है या कोई बंदर है या कोई ऐसा कोई किसी को काट लेता है जो पालतू जानवर हो, तो वो किसी को काट लेता है तो उसका जो उसके अमाल का जो जिम्मेदार है वो उसका मालिक है। तो इसमें जो कुत्ते वाली बात है कि वो मैंने उसको हवालात में बंद करवाया था कुत्ते को। वो ऐसा था कि एक औरत अपनी बेटी के साथ मेरे पास आई थी तकरीबन 3-4 साल पहले मेरे ऑफिस में, तो ज़ख्मी हालत में थी, और उन्होंने मुझे बताया कि हमारे घर पे एक बदमाश ने कब्ज़ा कर लिया है, और जब हमने आगे से रेजिस्ट किया तो उसने हमारे ऊपर कुत्ता छोड़ दिया, तो कुत्ते ने हमें ज़ख्मी कर दिया। तो वो ज़ख्मी हालत में थी दोनों। तो फिर मैंने उनका मेडिकल करवा के तो वो उस बंदे के खिलाफ जो बदमाश था उसके खिलाफ पर्चा दर्ज करवा दिया, और उसमें क्योंकि कुत्ते का जिक्र था, वो कुत्ता जो है वो वेपन ऑफ ऑफेंस था। अगर कोई बंदा किसी को कत्ल करता है या किसी को छुरी मारता है, तो जब उस बंदा वो पकड़ा जाता है मुल्ज़म, तो जब उसका रिमांड होता है तो रिमांड के दौरान वो जो छुरी या वो जो पिस्टल है या वो जो बंदूक है वो बरामद होती है एज ए वेपन ऑफ ऑफेंस, जिसको आला वारदात कहते हैं। तो वो बरामद होता है क्योंकि वो एक लाजमी हिस्सा होता है वो उस केस का, और उसके वो सारा चलता है जब ट्रायल में, तो वो पेश भी उसको किया जाता है उस छुरी को या उस चाकू को या। तो इसी तरह जो कुत्ता है ये भी आला वारदात था, वेपन ऑफ ऑफेंस था। तो वो जब हमने उस बदमाश को, उसके साथियों को हमने गिरफ्तार करवा दिया, तो उसके बाद पुलिस को मैंने कहा कि जो वेपन ऑफ ऑफेंस है कुत्ते को भी आप इसको अपनी तहवील में लें एज ए वेपन ऑफ ऑफेंस। तो उसने कहा जी कि मैं वो कुत्ता है उसको मैं कैसे ले सकता हूँ? तो मैंने कहा बिल्कुल आप उसको लेंगे कि। और फिर उसने उसको कुत्ते को भी पकड़ा, उसको बाकायदा उसका एक डाला जो अपनी मिसल में उसकी एंट्री डाली, तो उसके बाद फिर उसने बंद कर दिया अपने थाने में एक सेपरेट कमरे में। तो फिर उसके बाद जो मुल्ज़म था उसने जब उसके साथियों को जेल चले गए, वो उनको एहसास हुआ, उनकी ज़मानत मैंने खारिज करवा दी, तो फिर उन्होंने वो मकान उसको वापस किया उस बीबी को, और वो फिर कुत्ता जो था वो भी फिर उसने सुपुर्दारी पे ले लिया कोर्ट से। तो वो इस तरह वो कुत्ता जो है वो जेल में गया था। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि वो बंदर वाला कौन सा केस है आपका? बंदर वाला ऐसा है कि एक औरत नई उसकी शादी हुई थी, गांव में रहते थे वो, तो वो रात को अपने खामन के और वो बेड पे सोए हुए थे, तो साथ उनका जो पेटी है लोहे की, उसके ऊपर उन्होंने अपना जेवर जो है वो उतार के तो उस पेटी के ऊपर वो बॉक्स में डाल के रखा हुआ था। तो जो उनका दरवाज़ा है रूम का वो खुला हुआ था, तो उनके पड़ोस में एक बंदर रखा हुआ था, एक बंदे ने पालतू। तो वो रात को जब काफ़ी
2-3 का टाइम था जब सब सोए हुए थे, तो उसने जंप किया और वो उनके घर चला गया और वहाँ पे उसने वो देखा कि वो पेटी के ऊपर वो बॉक्स उठा के ले आया। उसको तो नहीं पता इसमें क्या है, लेकिन वो बंदर हैं और बंदर जो है वो आमतौर पर शरारती बड़े होते हैं, तो वो उठा के ले गया रात को। तो जब वो ले गया अपने घर में, तो एक बच्चा तकरीबन कुछ 7-8 साल का बच्चा जो कि और दूसरा पड़ोसी था वो देख रहा था, तो और उसका और कोई आई विटनेस कोई नहीं था। तो दूसरे दिन जब शोर मचा के वो उसने कहा मेरा तो जेवर को ले गया, उस औरत ने कहा, तो उस बच्चे ने, छोटे बच्चे ने बताया कि मैंने बंदर को वो बॉक्स ले जाते हुए देखा है रात के टाइम पे। तो वो जो मालिक था बंदर का वो नहीं मान रहा था ये बात ना, उसने कहा ये बंदर कैसा नहीं कर सकता। तो वो फिर मैंने उसके खिलाफ पर्चा दर्ज करवा दिया। वो मेरे पास जब आए उनका जी पुलिस पर्चा दर्ज नहीं कर रही, पर्चा दर्ज करवा दिया। और पर्चा दर्ज करवाने के बाद जब रिमांड उसका हुआ, तो रिमांड के ऊपर जब उसको कड़ियाँ लगी हुई थी, तो वो वहाँ पे उसको जब तफ्तीशी ऑफिसर गांव में उसके घर लेकर गया, तो बंदर जो है ये बड़े ये सियाने होते हैं और जानवर जो है, अभी यहाँ पे मैंने एक देखा था जो हमारे चिड़ियाघर के पास एक वो मछलियों वाला जो शो है, तो वो भी बिल्कुल जो इंसान उसको ऑर्डर करता है उसी तरह करते हैं, बड़े साने होते हैं जानवर। तो उसने जब देखा कि मेरा जो मालिक है इसको पकड़ा हुआ है और साथ वो पुलिस भी है, तो वो बंदर जो है पता नहीं उससे क्या जहन में आया, वो फौरी तौर पे वहाँ से भागा और वो एक तूड़ी वाला कमरा था, वहाँ पे उसने वो बॉक्स जेवर का वहाँ पे छुपाया हुआ था, तो उसने वो निकाल के ला के तो अपने मालिक को उसने दे दिया। जब उसने दे दिया तो वो इट्स मीन के वो पता चल गया कि इसी ने चोरी किया था, बंदर ने चोरी किया था। तो उसके बाद फिर वो बंदर को भी उन्होंने फिर कब्जा अपने पुलिस में लिया। तो उसके बाद फिर जब वो सारा मामला हुआ, वो अरेस्ट हुआ, तो फिर मैंने उसको कहा अपने क्लाइंट को, मैंने कहा देखें बंदर का कसूर है, इसमें जो इसकी मालिक की तो इसमें कोई नीयत ऐसी नहीं थी, तो चलें आप इनको माफ़ कर दे। तो फिर उसको माफ़ कर दिया था। तो फिर बंदर जो था वो भी कुछ दिन जो है वहाँ पे बंद रहा कमरे में। तो ये जो बंदा है ये भी रिमांड पे रहा, तो फिर उसके बाद ये बाहर आ गया था। अच्छा सर, जो अदाकारा मीरा है उस पर आपने कौन सा केस है एफ आई आर करवाई? मीरा ये है कि एक फ़ोटो जर्नलिस्ट ऐसे रज़ा, काफ़ी मशहूर, उसका एक फ़िल्म प्रीमियर मैगज़ीन निकलता था, आजकल भी निकलता है वो। तो उसमें उसने अदाकारा मीरा के बारे में खबरें लगाई थी कि इसकी 4 शादियां हैं। तो वो जो जब उसने वो खबरें लगाई इसकी और इसकी वो हिस्ट्री पूरी वहाँ पे शेखुपुरा में उसके जो एक टूटा फूटा मकान इसका दिखाया उसने तस्वीरें, वहाँ पे जाके उसने पूरी तहकीक की, तो उसने वो तस्वीरें लगा दी। जब तस्वीरें लगा दी साथ उसने वो निकाहनामे जो थे उनकी कॉपीज़ भी लगा दी कि इसने 4 शादी की, जबकि ये कहती है कि मैं कुंवारी हूँ। तो उसने फिर इसको बहुत ज़्यादा पिटवाया बदमाशों से और ये बड़ा ज़ख्मी हालत में मेरे पास आया, मुझे कहता है कि ये अदाकारा मीरा ने मुझे ऐसे किया है। तो फिर मैंने उसके खिलाफ जो है वो पर्चा दर्ज करवा दिया अदाकारा मीरा के खिलाफ। तो अदाकारा मीरा उन दिनों में फ़िल्म नज़र की शूटिंग के लिए इंडिया में थी। तो वहाँ से फिर मुझे ये जब पर्चा दर्ज हो गया, सारे टीवी चैनल्स ने उसकी कवरेज की, तो इंडिया के जो चैनल्स थे उसमें भी वो आना शुरू हो गया। तो महेश भट्ट जो वहाँ के जो डायरेक्टर थे फिल्म नज़र की, उन्होंने मुझे कॉल की, तो मुझे कहते कि मैं महेश भट्ट बोल रहा हूँ बॉम्बे से। मैंने कहा जी बोलें। तो कहते ये खबरें चल रही हैं और मीरा के ख़िलाफ़ आपने पर्चा दर्ज करवा दिया। मैंने कहा जी बिल्कुल करवा दिया। तो कहते हैं कि वो जो ऐसे रज़ा है वो तो कोई इतना वो ब्लैक मेलर सा है, उसने उसके ख़िलाफ़ खबरें लाई थी झूठी ये फलां, तो आप उसकी सपोर्ट जो है वो ना करें। तो हम आपको जो फिल्म नगरी में अगर यहाँ पे कोई आपको मामला है, या मैंने कहा मुझे तो कोई मामला नहीं, मैंने तो अपने क्लाइंट की इंटरेस्ट को वॉच करना है। तो जो उसने मुझे मेरी इंस्ट्रक्शन उसने मुझे देनी है, मैंने तो वही काम करना है। तो फिर उसके बाद वो जब यहाँ पे आई तो काफ़ी पुलिस उसके पीछे पड़ गई और अरेस्ट करने के लिए। तो फिर वो मेरे पास आई यहाँ पे मीरा। पहले बहुत सारी कॉल्स आते रही, थ्रेट्स आते रही मुख्तलिफ लोगों की। तो मैंने कहा जी आप उसी से बात करें मेरे क्लाइंट से, अगर वो मानता है इसको माफ़ करता है तो ठीक है। तो फिर वो मेरे पास आ गई, तो मुझे कहती जी वो तो नहीं मान रहा, वो आपकी बात ही मानेगा ऐसे रज़ा। तो फिर मैंने उसने कुरान पाक पे हाथ रखा और वो मैंने उसकी सुलह करवा दी। तो जो उसको कंपनसेशन भी उसने किया, जो पैसे भी उसको मैंने लेकर दिए ऐसे रज़ा को। तो वो जो तस्वीरें हैं वो भी मेरे पास मौजूद है, जो कुरान पे हाथ रख रही, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ वो भी। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि ट्रैकर वाला क्या सीन है? इसमें एक औरत मेरे पास आई थी, सुगरा नामी औरत, जो कि हरबंसपुरा की रहने वाली थी, लाहौर की। तो उसने कहा कि मेरे खामद ने मेरे अंदर ये अम्बलाइकल कॉर्ड के नीचे, ये तुन्नी जिसे कहते हैं, इसके नीचे यहाँ पे एक ट्रैकर फिट कर दिया है।
तो मैंने कहा वो कैसे फिट कर दिया? कहते ये सर्विसेज हॉस्पिटल में मुझे ले गया था, वहाँ पे एक डॉक्टर उसका दोस्त था, तो उन्होंने यहाँ पे ऑपरेशन करके तो मेरे अंदर वो ट्रैकर फिट कर दिया है। तो अभी मैं जिधर जाती हूँ तो वो मुझे देखता रहता है, और मुझे जब मैं किसी बाज़ार में जाऊँ तो मुझे वो कॉल करता है कि आपने इस तरह कपड़े पहने हुए, इस तरह कपड़े पहने हुए हैं। तो ये उसने मेरे साथ ऐसा जुल्म किया है। तो मुझे कहती कि आप यहाँ पे मैग्नेट लगाएं तो वो चिपक जाता है। तो मैंने कहा जी, मैंने एक औरत को बुलाया, मेरी जो एसोसिएट है, तो मैंने कहा ये मैग्नेट लगा के वहाँ यहाँ पे आप देखें, तो उसने वो लगाया तो वो चिपक गया। अच्छा। तो मुझे बड़ा मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये क्या मामला है। तो उसके बाद फिर हमने पर्चा दर्ज करवा दिया, तो वो पर्चा दर्ज करवा के उसका खावंद जो है वो अरेस्ट हुआ, फिर वो सारा केस काफ़ी देर चला। अच्छा सर, आप वकील हैं, एडवोकेट हैं, कानूनदान हैं, इसके अलावा बिहाइंड पे आप कोई और भी काम कर रहे हैं? मैं जी रेडियो FM 95 में मैं एज ए होस्ट तकरीबन को 12 साल से काम कर रहा हूँ। और उसमें मैं 3 आवाज़ें निकालता हूँ। जो स्टूडियो उसमें तो मैं अकेला बैठा होता हूँ, लेकिन रेडियो में वो 3 लोग जो है वो सुनने वाले समझते हैं कि 3 लोग हैं। अच्छा, वहाँ पे होस्ट एक ही होता है, 3 आवाज़ें निकालते हैं उसमें। एक एक्चुअली ये एक राज था जो कि आप हमें वो आवाज़ें निकाल के राज ओपन कर ही दें आज। उसमें ये है कि एक जैसे अभी मेरा शो स्टार्ट हो गया, तो मैं उसमें स्टार्ट करता हूँ कि सजनों मित्रों बेलियो, मैं थोड़ा मेज़बान महमूद गिलानी, और महमूद गिलानी तरफ तो सब अस्सलाम वालेकुम जी आनू। और उसके बाद फिर बाबे की एंट्री होती है, तो वो बाबा कहता है कि जी मेरे पुत्तो दियो पोते पड़पोते, मैं थोड़ा अपना बाबा दीना की हाल है, ठीक ठाक सब खैर। और फिर उसके बाद एक वो एंटर होती है, उसमें एक ताई बरकते बीबी। तो वो ताई बरकते बीबी क्या ये है कि जी मैं तरफ जी मैं थोड़ी ताई बरकते बीबी की हाल है, मैं तरफ तब नु सब अस्सलाम वालेकुम जी पुत मैं मुक्तानी देखो बाबा दीना तू कैसी रौनक लाइया हुई। अच्छा, सिंगल होस्ट हैं रेडियो पे, और ये तीनों आवाज़ें करैक्टर हैं इनका, और करैक्टर तीनों आवाज़ों में निकाल लेते हैं। अच्छा सर, इसके अलावा और क्या करते हैं आप? और मैं क्या क्या बताऊँ आपको। मैं जी जो मुख्तलिफ अखबारात में मेरे कॉलम भी छपते हैं, और हाँ मतलब कि रोज़नामा पाकिस्तान में छपते हैं, औसाफ में छपते हैं, नए वक्त में छपते हैं, और खैर और शर के नाम से। तो ये जो असल में जो मैं जो लिटरेरी काम करता हूँ, ये कथारसिस है मेरी। मसलन वकालत की जो ज़िंदगी है, जहाँ पे अदालत में खून और तलवार और खंजर और तलवार और इस तरह की बातें होती हैं, तो जो मतलब मैं शायरी भी करता हूँ, तो उसमें फिर ये जब मैं लिखता हूँ तो वो जो मैं अनबैलेंस हुआ होता हूँ, तो जब मैं लिखता हूँ कोई गज़ल लिखता हूँ तो फिर वो मैं बैलेंस हो जाता हूँ। वो तो ये मैं समझता हूँ कि जो पागल और जो शायर अदीब हैं, ये पैदा होते हैं, इनको बनाया नहीं जाता। ये दोनों पागल के जितने, जब पागल पैदा होगा तो उसको जितने मर्जी उसको दवाइयाँ दें वो नहीं ठीक हो सकता, जमांदरू जो होता है। तो जो शायर है वो जंगल में बैठा हो, कहीं बैठा हो, तो वहाँ पे वो अपनी जो तख्लीक है अपनी, वो उस पर जो आमद है वो होती रहती है, और वो एक सिलसिला जो चलता रहता है। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ महमूद अल हसन गरलानी साहब, एडवोकेट हैं, और माशाल्लाह काफ़ी इनके साथ मिल के अच्छा लगा। और सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। तो बहुत खुश दिल इंसान है, तो उम्मीद करते हैं कि इनकी स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपने मेज़बान आयान साहब को इजाज़त दीजिएगा। देखते रहें तुम पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।